हेलो दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जहांगीर से स्टार्ट करने इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। मैं बता दूं दोस्तों, ये सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं और ये सारे टीचरों के द्वारा कलेक्शन किया गया नोट्स है। बहुत ही कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये बीपीएससी टीआरई के लिए है, टीचर के लिए है, केवीएस, डीट्रिपल यूपी, टीजीटी सबके लिए है, क्योंकि नोट्स अकॉर्डिंगली बनाया गया है। और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए तो माशाल्लाह है ये। आप लोग बस सुनते रहिए, काम करते रहिए, मस्त देख लीजिए, रिवाइज़ हो जाएगा। जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी, परंतु पुर्तगालियों ने हस्तक्षेप किया। यानी कि जब फैक्ट्री आई खोलने के लिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, तो पुर्तगालियों ने हस्तक्षेप किया कि हम इसकी कंपनी खोलने नहीं देंगे। हस्तक्षेप के कारण फैक्ट्री पर रोक लगा दी गई। 1609 में जेम्स प्रथम चार्टर जारी किया। अनिश्चित काल तक का व्यापारी की छूट प्रदान कर दी। यानी जब जेम्स प्रथम का चार्टर आया 1609 में, तो उसमें क्या हुआ कि अनिश्चित काल तक व्यापार की छूट प्रदान कर दी। 1611 के बाद जब कैप्टन मिल्टन आया, 1609 में जेम्स चार्टर, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1608 में हॉकिंस आया था। ये देख लीजिए, 1608 में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, जिसको दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में लाया गया। और जहाज़ का नाम था, हॉकिंस जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। दूत बनकर आया था जहांगीर के दरबार में। इसको जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया और कैप्टन खां, इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान किया था। 1605 में जहांगीर के दरबार में ही ये सब हो रहा था। 1603 में जेम्स प्रथम आए थे और 1605 में चूँकि ये अकबर मर गए थे 1605 में, तो जहांगीर शासक बने, बादशाह बने। इसके पहले हमने देखा कि 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। 1605 में हमारे यहाँ मुग़ल बादशाह अकबर का डेथ हो गया था, जबकि इससे पहले 15 वर्षों के लिए कंपनी एकाधिकार लेके आई थी। एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको एकाधिकार मत प्रदान किया था 15 वर्ष के लिए। तो ये जो मर्चेंट का व्यापार था, इसके पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, बस थोड़ा सा झलक दिखला रहे हैं। यानी 1599 में ही गवर्नर कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये सब पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से। तो क्या हुआ कि 1611 में मिल्टन आया और जहांगीर के दरबार में आया। पहली अस्थाई फैक्ट्री 1611 में बनी, जो कि मसूलीपट्टनम में बनी। कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम में। इजाज़त मिल गई थी, 1612 में तैयार हो गई। यानी कि 1611 में मसूलीपट्टनम में इजाज़त मिली और 1612 में तैयार हो गई। पहली स्थाई फैक्ट्री सूरत, ये पहली अस्थाई मसूलीपट्टनम में, अस्थाई, यस, अस्थाई की बात पूछे तो मसूलीपट्टनम में, और अस्थाई की बात पूछे तो सूरत में 1612 में। इजाज़त पुनः मिली और 1613 में तैयार हुआ बनकर। समझ रहे हैं? तो 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थाई और 1612 में स्थायी रूप से सूरत में। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ, जिसमें थॉमस बेस्ट इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था और पुर्तगाली हार गए और थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में इंग्लैंड जीत गया। फिर हुआ क्या? टॉमस रो 1615 में, टॉमस रो 1615 में आए और जहांगीर के दरबार में आए। टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आए। आगरा में मुलाकात हुई, अहमदाबाद में मुलाकात हुई और बड़ौच और बड़ौदा भी इसके साथ साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि इससे फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। तो 1623 तक कंपनी ने आगरा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, मसूलीपट्टनम इत्यादि जगहों में फैक्ट्री स्थापित कर चुकी थी 1623 तक। ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कारखाना,
ये तो सब पश्चिमी तट पे हो रहा था। पश्चिमी तट कहाँ कहाँ? सूरत, बड़ौच, बड़ौदा, मसूलीपट्टनम इत्यादि। और पूर्वी भारत में अब देखा जाए तो भारत अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कारखाना 1633 में बालासोर उड़ीसा, यानी कि 1633 में बालासोर उड़ीसा, यानी भारत में पहली फैक्ट्री बनी बालासोर उड़ीसा। 1639 में कह सकते हैं, मद्रास में 1651 में, हुगली में, ओके अलग अलग जगह है। यानी 1633 में बालासोर उड़ीसा, 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली में शाह सूजा के आदेश पर, 1632 में गोलकुंडा सुल्तान के द्वारा अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी किया गया, जिसके अंतर्गत मात्र 500 पैगोडा की शुल्क पर गोलकुंडा का बंदरगाह व्यापार के लिए दे दिया गया। 1639 की बात करें तो 1639 में चंद्रगिरी के राजा ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से फैक्ट्री 1639 में मद्रास, अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे दो टॉपिक है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। 1639 में चंद्रगिरी के महाराजा से फ्रांसिस डे उनका एक अधिकारी है, मद्रास को पट्टे पर लिया और 1639 में मद्रास में ही अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1668 में मुंबई में 10 पाउंड के किराए पर ब्रिटेन के राजा से प्राप्त किया। ब्रिटेन के राजा ने 10 पाउंड के किराए पर यही मुंबई जो कि इनको मिला था दहेज में। 1686 में हुगली को लूटा। 1686 में हुगली को लूटा। 1774 से लेके 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी रही कौन? मद्रास। मद्रास की बात हो रही है कि मुंबई की बात हो रही है? 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी रही, ये तो कलकत्ता की बात है ना? यस, कलकत्ता थी राजधानी। 1668 में मुंबई 10 पाउंड के किराए पर राजा द्वितीय थे जो कि प्राप्त किया। और 1698 में अमीर उल अजीम उस शान के द्वारा जमींदारी और राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया, मात्र 1200 रुपये प्रति माह। सूतानती प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष की बात होती थी वहाँ पे 1200 रुपये। सूतानती, कालीकट, नहीं दिख रहा है, सॉरी, जस्ट यस। तो 1700 AD में प्रथम प्रेसिडेंसी कलकत्ता बनी थी और वहाँ पे विलियम फोर्ट है जो कि 1698 की बात है, ये पढ़ लेते हैं। 1698 में अजीम उस शान के द्वारा जमींदारी और राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया, मात्र 1200 रुपये में। सूतानती, कालीकता, गोविंदपुर का ये तीनों का 1200 रुपये मात्र देना। उस समय कौन था? जॉब चारनॉक था उस समय। इसने ही कलकत्ता की स्थापना करी थी। कलकत्ता की स्थापना कौन सी जगह मिला के? सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के कलकत्ता जगह बना, जो कि 1698 में वहाँ पे क्या किया इन्होंने विलियम फोर्ट बना दिया। ठीक है, ये आगे देखते हैं। फर्रुखसियर का सुनहरा फरमान क्या है? फरमान 1717 से 1719 भारत का मुगल बादशाह रहा, मात्र 2 ही साल रहा, 1717 से 1719। देखते हैं। भारत का मुगल बादशाह जॉन सरमन के नेतृत्व में फर्रुखसियर मुगल का बादशाह बना। ये सुनहरा फरमान अंग्रेज़ों के लिए ये सुनहरा फरमान साबित किया था जॉन सरमन के नेतृत्व में। कौन? जॉन सरमन के नेतृत्व में
सरमन आयोग मुगल दरबार में आया। इसमें अन्य सदस्यों में हैमिल्टन भी था, हैमिल्टन डॉक्टर था। एक द्विभाषीय भी था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। एक डॉक्टर था, जॉन सरमन था, हैमिल्टन डॉक्टर था, एक द्विभाषीय कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था, इस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में बताता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में और अधिक राजस्व वसूलने की छूट मिल गई। ईस्ट इंडिया को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में और अधिक राजस्व वसूलने की छूट मिल गई। किसके द्वारा? फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था। एक्चुअली हुआ क्या, फर्रुखसियर को कोई बीमारी हुई थी। उस बीमारी को इलाज करने के चक्कर में जॉन सुरमन ने दिमाग लगाया कि अपने हैमिल्टन डॉक्टर को ले चलते हैं, उसका बीमारी ठीक करवाते हैं और कुछ अपने लिए प्राप्त करते हैं। तो उसने क्या किया, कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में अधिक राजस्व वसूलने की छूट दे दी। 10,000 प्रति वार्षिक शुल्क देने पर कंपनी को सूरत में कर मुफ्त व्यापार, सोचिए, कलकत्ता में भी छूट दे दिया और सूरत में भी छूट दे दिया। 30,000 वार्षिक शुल्क देने पर बंगाल में कर मुक्त व्यापार, सोचिए कितना मतलब उल्लू है फर्रुखसियर। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने का आदेश दे दिया। यानी कि ये सब करने से अंग्रेज़ों का बल्ले बल्ले हो गया। हैदराबाद के क्षेत्र में कर छूट दी गई, हैदराबाद में भी छूट दे दिया, मुंबई में भी छूट दे दिया, बंगाल में भी छूट दे दिया और कलकत्ता में भी छूट दे दिया, सूरत में भी छूट दे दिया। इतने सारे जगहों में छूट दे दिया, इतने सारे जगहों में इसने छूट दे दिया। सोचिए, तो अंग्रेज़ों के लिए तो हो गया ना सुनहरा मौका। इसी को मैग्ना कार्टा बोले अंग्रेज़ों ने, मैग्ना कार्टा। यही मैग्ना कार्टा एक शब्द आता है, उसमें क्या बोलते हैं, संविधान में भी आता है, जो कि भाग 3 को बोलते हैं ना, आई थिंक यस, भाग 3 को बोलते हैं संविधान में मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा इन्होंने दे दिया फर्रुखसियर ने इतिहास में। ठीक, तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों। इतिहासकार ओर्स ने महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा का, ओहो यहाँ लिखा तो है, इतिहासकार ओर्स नामक एक इतिहासकार हैं, उन्होंने महाधिकार पत्र किसको, ये जो फर्रुखसियर ने दे दिया था उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ द लंदन, वही ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया। यानी गवर्नमेंट एंड कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, इतना बड़ा जो नाम था व्यापारी कंपनी का, इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया, क्योंकि बाकी कंपनियों के, बाकी विदेशियों को तो इन्होंने भगा रखा। अब आते हैं डेनिस के बारे में, देखते हैं डेनिस से रिलेटेड क्या है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस एशियाटिक कंपनी, अच्छा डेनिस जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लेके, तो डेनिस का एशियाटिक कंपनी था। इसकी स्थापना 1616 में हुई थी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की। डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन चतुर्थ के द्वारा स्थापना। प्रथम फैक्ट्री 1620 में किसकी, डेनिस की, ट्रैंकोवार तमिलनाडु में इन्होंने खोला था। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने खोला था 1676 में श्रीरामपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है। और आगे जो तीसरी फैक्ट्री इन्होंने खोला 1845 में अपनी कंपनी को अंग्रेज़ों को बेच दिया। मतलब इनको अब प्लान बन गया जाने का। तो ये आए थे 1616 में स्थापना की कंपनी का, और 1845 में सब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों को बेच के सब कुछ चले गए। इनका ज़्यादा मतलब रोल नहीं रहा, खाली व्यापार रहा, इसलिए इनको शॉर्टकट में बताया गया। आगे देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। अब हम जानते हैं कर्नाटक में युद्ध भी हुए, कौन कौन युद्ध क्या है कैसे। कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध
1746 से लेकर 1748 एक्स-ला शापेल की संधि हुई थी, तब जाके ये युद्ध खत्म हुआ। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार की लड़ाई, यानी कि लड़ाई ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के बारे, यानी कि विदेश में लड़ाई हो रही है और ये लोग आपस में यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो जो कर्नाटक की प्रथम युद्ध की लड़ाई थी उसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी। ब्रिटिश नौसेना द्वारा फ्रांस की जहाज़ पकड़ लेना। ब्रिटिश की नौसेना ने क्या किया? फ्रांस की जहाज़ को पकड़ लिया। और ये फ्रांस और ब्रिटिश ये किसका बदला ले रहे हैं? जो कि ऑस्ट्रिया में इन दोनों में आपस में लफड़ा चल रहा है, उसका ये लोग भारत में भी आपस में रिवेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। द्वितीय की बात करें 1739 से लेके 1754, 1739 से लेके 39 नहीं सॉरी 1749 से 1754 यानी 5 साल तक पांडिचेरी की संधि हुई, तब जाकर ये युद्ध खत्म हुआ। कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई। हैदराबाद और कर्नाटक आपस में लड़ रहे, उत्तराधिकार की लड़ाई कर रहे थे। ये भी कौन? फ्रांसीसी और इंग्लैंड। ये भी फ्रांस और इंग्लैंड की बात हो सकती है। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार। तृतीय की बात करें, आई थिंक ये किसके किसके बीच में हो रही थी, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। तृतीय में 1758 से लेके 1763 पेरिस की संधि हुई। कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि जो बाहर विदेशों में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसका ये लोग लड़ाई यहाँ पे भी कर रहे थे। तृतीय युद्ध कर्नाटक का, तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि पे ख़त्म हुआ। द्वितीय युद्ध पांडिचेरी संधि पे ख़त्म हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला शापेल की संधि पे ख़त्म हुआ। तो हर युद्ध कोई ना कोई संधि पे ही ख़त्म हो रहा है। कब कब हुआ है? 1746 से 1748, 1749 से 1754, 1758 से 1763। आगे देखते हैं। यस, आगे 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 देखते हैं। ओके दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें। अच्छा, ये अभी समरी में मतलब एक झलक था, अब आगे देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ क्या? 1746 से लेकर 1748 तक एक्स-ला शापेल की संधि हुई, तब जाके ख़त्म हुआ। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई। अंग्रेज़ों ने फ्रांस की जहाज़ को पकड़ लिया था। सेंट थोम का युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसी को सेंट थोम का युद्ध भी कहा जाता है। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी। यूरोप में कहाँ कहाँ लड़ाई हो रही थी? ब्रिटिश और फ्रांस वाले आपस में लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। 1746 में इनका असर भारत में दिखा। अंग्रेज मद्रास के एरिया में थे और फ्रांसीसी पांडिचेरी के एरिया में थे। अनवरुद्दीन नवाब कर्नाटक का था सब यहाँ पे शामिल आ गए कि कर्नाटक का जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन, और ये दोनों के बीच में बेचारा फंस गया था कि फ्रांसीसी जो पांडिचेरी में अपना फैक्ट्री बिठा रखे हैं, अंग्रेज़ जो मद्रास में अपना फैक्ट्री बिठाए, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और वहाँ के नवाब थे, कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक। और यहाँ पे फ्रांसीसी डुप्ले यानी कि अनवरुद्दीन। फ्रांसीसी जो उस समय अधिकारी थे उसका नाम था डुप्ले। इसी ने एक नीति चलाई थी, आप कमेंट करके बताइए कौन सी नीति थी डुप्ले ने। और अनवरुद्दीन के बीच ये हो रहा था। हुआ क्या कि ये दोनों आपस में मतलब आपस में मिल गए थे, बात मान लेते थे एक दूसरे की, लेकिन अंग्रेज़ अड़ जाते थे। यहाँ पे देखिए, जैसे ये जगह है ना, ये अपना हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का किनारा है। ये आप जानते हैं ये कौन सा है? कौन सा किनारा कहा जाता है? तमिलनाडु का पूर्वी छोर कोरोमंडल कहा जाता है क्या? आई थिंक कोरोमंडल, शायद, नॉट कन्फर्म। कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन था भारत का। यहाँ पे पुदुचेरी है, पुदुचेरी, और उसके ऊपर है मद्रास। मद्रास अंग्रेज़ में, मद्रास में अंग्रेज़ हैं, बीच में कर्नाटक है
कर्नाटक बीच में पुदुचेरी है, शासक यहाँ पे नीचे है, यानी कि निकोलस मार्श मद्रास का शासक। निकोलस मार्श ये तो अंग्रेज शासक था जो कि मद्रास में था। पुदुचेरी में फ्रांसीसी डुप्ले था और अनरुद्दीन बीच बचाव में अनरुद्दीन। तो शॉर्टकट में हम समझें कि ये क्या है, यानी कि हमने देखा जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ वो 1746 से लेके 1748 तक था। एक्सला सापेल की संधि पे ख़त्म हुआ। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार की लड़ाई के चक्कर में हो रहा था और इसी को सेंट थॉम का युद्ध भी कहा जाता है। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का अधिकार की ऑस्ट्रिया के अधिकार की लड़ाई हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस में। 1746 में इसका असर भारत में देखा गया और हुआ क्या कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। बीच में कर्नाटक के नवाब थे अनरुद्दीन, इन्होंने बीच बचाव किया। समझ गए आप लोग? ओके, अब आगे देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से लेके 1754 युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिवेश में निर्मित। तो युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिवेश में हुई थी। कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी। संधि पौंडीचेरी की संधि पे ख़त्म हुआ। जैसे इसको डिटेल में अगर देखें तो ऐसे देख सकते हैं, संधि पौंडीचेरी इस पे ख़त्म हुआ। हैदराबाद में होगा उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। चीन किलिच खां जो कि हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क को ही चीन किलिच खां बोलते हैं। 1724 की बात हो रही है, ये शासक बने होंगे। नासिरगंज नासिर जंग अंग्रेज़ की बात हो रही है। मुजफ्फर जंग फ्रांसिस की बात हो रही है और सलावत जंग निजाम की बात हो रही है। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी प्लस में चंदा सहाय मुजफ्फर जंग। एक तरफ फ्रांसीसी थे और उसी में शामिल हो गए चंदा सहाय और शामिल हो गए मुजफ्फर जंग। ये सब फ्रांसीसी, चंदा सहाय, मुजफ्फर जंग शामिल हो गए एक साथ, ठीक। और अंग्रेज़ अकेले पड़ गए होंगे, ये सब लोग मिलके इनको हरा रहे होंगे। सादुल्ला खां 1710 में दोस्त अली की मृत्यु हो गई। दोस्त अली की मृत्यु होने के बाद अनवरुद्दीन इनका बेटा बना, इसकी भी षड्यंत्र में मृत्यु हो गई। चंदा सहाय नवाब बने, इनके दामाद हैं। चंदा सहाय दोस्त अली के दामाद हैं। चंदा साहब प्लस में मुजफ्फर जंग प्लस में फ्रांसीसी। ओके, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी ये लोग आपस में मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। इसके आगे क्या हुआ आगे देखते हैं। यस, यहाँ पे एक युद्ध है, उस युद्ध का नाम है 1749 में अंबूर का युद्ध। बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। फ्रांसीसी प्लस में चंदा साहब प्लस में मुजफ्फर जंग जो एक साथ थे और अनवरुद्दीन वर्सेस में हो रहा था। फ्रांसीसी, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग एक साथ, अनवरुद्दीन अकेला। इन दोनों के बीच में हो रही थी। अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई तो जाके ये जो अंबुज का युद्ध समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या है? 1756 से 56 या कभी कभी 58 भी लिखा जाता है। 1756 से लेकर 1763 या 1758 से लेकर 1763। कारण था यूरोप में फ्रांस यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और पेरिस की संधि पे ख़त्म हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 तक चला। इस युद्ध में फ्रांस ऑस्ट्रिया होना चाहिए, गलती हो गई, ऑस्ट्रेलिया नहीं। फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को, यस, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को, इंग्लैंड ने प्रसा को समर्थन दे रहा था। 1758 में
जो कि फ्रांसीसी अधिकारी था। डुप्ले को हटाकर काउंट डी लाली, ये फ्रांस का दूसरा गवर्नर होगा, दूसरा अधिकारी होगा। काउंट डी लाली को फ्रांसीसियों ने गवर्नर बनाया। किसको हटा के? डुप्ले को हटा के। कब? 1758 में। 1758 में फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया, तंजौर पर कब्जा कर लिया। और 1760 में, ये 58 में भी हुआ, 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई। फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे। काउंट डी लाली हार गया, आयरकूट जीत गया। आयरकूट अंग्रेज की तरफ से है। आयरकूट ने लाली को कूट कूट के लाल कर दिया। काउंट डी लाली को आयरकूट ने कूट कूट के लाल कर दिया, यानी फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज का अधिकारी कौन? आयरकूट, सैनिक अधिकारी। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों के बंगाल में स्थित चंद्रनगर के किले पर अधिकार कर लिया। यानी अंग्रेज़ों ने जब फ्रांसीसी को हरा दिया तो उसके फ्रांसीसियों के बंगाल में स्थित जो चंद्रनगर बंगाल में है, जहाँ पे फ्रांसीसियों ने किले बनवाया था, उसके किले पर अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिशर्स मद्रास पे भी अधिकार कर लिए, मतलब मद्रास पे पूरा हक किसका था? ब्रिटिशर्स का। और पांडिचेरी पे कौन हक जमा रखा था? फ्रांसीसी ने। ओके, तो हमने अभी पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध में हमने तीनों पढ़ लिया कि प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक एक्सला-सापेल की संधि पे ख़त्म हुई। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई। दूसरा हमने पढ़ लिया 1749 से लेकर 1754 तक पांडिचेरी की संधि पे ख़त्म हुई। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी। तृतीय युद्ध में हमने पढ़ लिया पेरिस की संधि पे ख़त्म हुआ, कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। ओके, तो ये सब सप्तवर्षीय युद्ध एक्सप्लेन में भी है, शॉर्टकट में भी है। अब आते हैं हम, अगला टॉपिक है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हम देखें तो हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, और नॉर्थ इंडिया में देखें तो पंजाब, बंगाल, अवध, जाट, रुहेलखंड। यानी कि साउथ इंडिया में यहाँ ये लोग अपना व्यापार जमा रखे थे विदेशियों ने, तो वहाँ पे भी दिक्कतें हो रही थी। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, बंगाल, अवध, जाट, रुहेलखंड, ये लोग यहाँ पे भी। भारत में ब्रिटिश का विस्तार कैसे कैसे हुआ उसको देखते हैं। लिखा है युद्ध अथवा विजय के आधार पर भारतीय प्रांतों का अधिग्रहण एवं ब्रिटिश भारत प्रांतों का विस्तार। प्रशासनिक एवं राजनीतिक आधार पर भारतीय प्रांत ब्रिटिश भारत प्रांत में विलय। कैसे कैसे कौन कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सर्वोच्च विस्तार 1757 से लेके 1857 के बीच हुआ। इन तीन विधियों के द्वारा हुआ। ये तीन विधि कौन कौन है? वारेन हेस्टिंग की रिंग फेंस पॉलिसी, वेलेस्ली की सहायक संधि, और डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति चलाया, वेलेस्ली ने सहायक संधि चलाया, और यही था सहायक संधि सबसे पहले डुप्ले ने चलाया था, फ्रांसीसी डुप्ले, और उसको वेलेस्ली ने अडॉप्ट कर लिया। वारेन हेस्टिंग फेंस यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी, ये रिंग फेंस पॉलिसी, सहायक संधि और हड़प नीति, इन्हीं तीन नीतियों के माध्यम से इन लोगों ने ब्रिटिश सत्ता का सर्वोच्च विस्तार किया भारत में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। ओके, क्या हुआ कैसे हुआ देखते हैं। सॉरी। Yes, this is audible, this is visible, yes visible। तो बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल हम देखें कि असम में मतलब चाय, ब्रह्मपुत्र नदी है। पूर्वी बंगाल की बात करें तो कृषि भूमि है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इधर उड़ीसा की बात करें तो महानदी है, और इधर बिहार में बात करें तो कृषि गंगा है। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र,
सोरा चावल, नील, जूट, काली मिर्च, चीनी रेशम, कढ़ाई की वस्तुएं इत्यादि। चीनी रेशम, कढ़ाई की वस्तुएं इत्यादि। यानी कि जो बंगाल का एरिया है, ये बंगाल पे क्यों मतलब कवर करना चाहते हैं, अपना धाक जमाना चाहते हैं, क्योंकि ये बंगाल बहुत ही फर्टिलाइज है हर चीज़ के मामले में। बंगाल से असम है, असम भी टच में है। पूर्वी बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात, तो पहले तो सब एक ही में थे। इसलिए बंगाल लगभग 60% तक अंग्रेज़ों को बेनिफिट देता था, 60% अकेला बंगाल से। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया कि सबसे उपजाऊ भूमि कुछ जीडीपी, कुल जीडीपी लिखा तो है यार, कहाँ दिमाग है। कुल जीडीपी में 60% योगदान ब्रिटेन का एशिया के साथ होने वाला आयात का 60% मांग सिर्फ बंगाल पूरा करता था। यानी ब्रिटेन में जितनी मांगें चलती थी, जितनी भी चीज़ें चलती थी, उन सबका सबसे ज़्यादा फुलफ़िल करने वाला एरिया था वो बंगाल था। ओके, आगे देखते हैं। बंगाल के प्रशासन की बात करें तो बंगाल में सूबेदार और दीवान दोनों थे। प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि सूबेदार क्या करता था, प्रशासनिक नियंत्रण करता था, प्रशासन संभालता था सूबेदार। अब लिखा था अजीम उस शान, बंगाल का प्रशासक। दीवान की बात करें तो भू राजस्व की वसूली, दीवान भू राजस्व की वसूली करता है। ये कौन है, दीवान मुर्शिद कुली खां। राजस्व वसूली दीवान, सूबेदार फर्रुखसियर, नवाब मोहम्मद शाह। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग लोग हैं। दीवान में राजस्व की वसूली होती है, दीवान मुर्शिद कुली खां है। राजस्व वसूली होती है, सूबेदार फर्रुखसियर है, नवाब मोहम्मद शाह है। सूबेदार की बात करें तो ये फौजदारी चीज़ें देखते हैं, नियंत्रण प्रकाश करते हैं। ओके, इधर देखते हैं। बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां 1717 से लेके ओके 1717 में फर्रुखसियर थे, है ना, फर्रुखसियर। तो बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का नवाब कौन है। बंगाल का नवाब कौन है। ओके, देखते हैं। मैं कुछ और सोचने लगा था, मैं वो रिकॉर्डिंग देख रहा था कितने टाइम हो गया, और शायद ये उल्टा हो रहा है क्या रिकॉर्डिंग। देयर इज a little problem, is this here 33 अभी भी ऐसे ही है। कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। चलिए कंप्लीट करने के बाद देखते हैं क्या गड़बड़ है। बस एक पेज और कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। ओके 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 ओके। बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां है, 1717 से 1727 तक रहा। बंगाल का पहला नवाब, जो कि पहला नवाब इसलिए क्योंकि स्वतंत्र घोषित किया अपने आप। 1700 में औरंगजेब ने दीवान नियुक्त किया था। यानी कि बंगाल का नवाब ये जो मुर्शिद कुली खां है, इसको 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने दीवान के पद पर नियुक्त किया था। 1717 में, यानी कि 1705 में तो औरंगजेब निपट गए। 1707 में मुर्शिद कुली खां को फर्रुखसियर ने बंगाल का सूबेदार बनाया, मुर्शिद कुली खां को। 1717 में बंगाल को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित कर दिया और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। मुर्शिद कुली ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिद कुली ने राजधानी को कहाँ से कहाँ ले गया, यस, तो मुर्शिद कुली ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। यह बंगाल का अंतिम सूबेदार तथा पहला नवाब था। ओके ओके, बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था भाई, मुर्शिद कुली खां। पहला नवाब कौन था भाई, मुर्शिद कुली खां। जैसे वायसराय में हम लोग पढ़ते हैं कि पहला वायसराय, लास्ट गवर्नर जनरल और वायसराय।
1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। सुधार कार्य क्या किया इसने, तो इसके सुधार कार्य को देख लेते हैं। बंगाल में भूमि बंदोबस्त की, यानी कि भूमि बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। कृषि के लिए तकाबी ऋण की शुरुआत करी। कृषि के लिए कौन सा ऋण? तकाबी ऋण। बंगाल में भूमि बंदोबस्त की, इजारेदारी व्यवस्था। राजधानी परिवर्तन ढाका से मुर्शिदाबाद। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। जैसे इसकी मृत्यु होती है, शुजाउद्दीन 1733 यानी 1727 से लेकर 1739, क्योंकि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई तो शुजाउद्दीन आया। 1727 से लेकर 1739 मुर्शिद कुली खां का दामाद है। शुजाउद्दीन क्या है? दामाद है, दामाद। 1733 की बात करें तो बिहार को बंगाल में मिला लिया। इसने भाई युद्ध लड़ा होगा, बिहार को बंगाल में मिला लिया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया। बिहार का उप दीवान कौन है? अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। इनकी मृत्यु यानी शुजाउद्दीन की मृत्यु होगी 1739 में, इनकी मृत्यु हो गई। देन क्या हुआ, आगे क्या हुआ, फिर आए सरफराज खां। सरफराज खां, ओके ओके ओके। क्या करें, एक टॉपिक और कंप्लीट कर लें, टाइम तो हो रहा है, एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ये इनकी बेटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी 3 बेटियां थी, फिर ये अलीवर्दी खान क्या हैं, सरफराज खान क्या हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला से हम लोग पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला से जो कि यहाँ से क्रांति होनी शुरू हो जाएगी, ब्लैक होल की घटना घटेगी। आप जानते ही हैं सिराजुद्दौला बहुत ही खतरनाक आदमी रहा, अंग्रेज़ों से मोड़ ले लिया, ब्लैक होल की घटना। तो यहाँ से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर इसके हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं। इजाज़त दीजिए थोड़ा सा 5-10 मिनट और। सरफराज खान, सरफराज खान, ये सरफराज पीके वाला नहीं है पीके मूवी में सरफराज। 1739 में 1739-40 में देखा गया, शुजाउद्दीन का पुत्र, बंगाल का तीसरा नवाब, अयोग्य नवाब इसको बोला जाएगा, सरफराज को बोला जाता है। इसके समय में बिहार का उप दीवान अलीवर्दी खां। गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में। सरफराज खां बंगाल का नवाब था, इसकी हत्या कर दी गई। अलीवर्दी खां बिहार का उप दीवान था, ये जीत गया। अब अलीवर्दी खां चढ़ाई कर दिया। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, मोहम्मद शाह और नादिर शाह। हाँ, करनाल का युद्ध हम लोग पढ़े हैं, 1739 में आया था। मोहम्मद शाह हार गया, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको बोलते हैं, कि कोई और है? यस, वही है। नादिर शाह जीत गया, यही तो है रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला क्या हुआ, इसी की जब लड़ाई हुआ, करनाल का युद्ध, नादिर शाह जब आया था 1739 में, तो सब कुछ लूट पाट के ले गया। बादशाह की हर चीज़, बादशाहियत ख़त्म हो गई। ओके, ये बीच में आ गया तो बता दिए। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756। लिखा है कि पहले उप दीवान था अलीवर्दी खां। 1740 में सरफराज की हत्या कर बंगाल का नवाब बना। नवाब पद की वैधता प्राप्त करने के लिए अलीवर्दी खान ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को, रंगीला लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, रंगीला, मोहम्मद शाह को नजराने के तौर पर 2 करोड़ रुपया दिया। कौन? अलीवर्दी खां, क्योंकि ये डायरेक्ट अपॉइंटेड नहीं था। दूसरा, ये दूसरे नवाब की हत्या कर दिया था, सरफराज की हत्या कर दिया था, इसलिए इसने। और उस समय ये जो रंगीला साहब हैं, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला, इनको ये मोहम्मद शाह, नादिर शाह लूट ले गया था, जिसकी वजह से पैसे की कमी थी, पैसे की ज़रूरत थी। उस समय मौका पाया अलीवर्दी खां अपने को मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए, 2 करोड़ रुपया भिजवाया नजराने के तौर पे। और नजराने के तौर पे एक बार भिजवा दिया तो समझिए अब आपके अंडर में ना काम नहीं है, जो होगा यहाँ पे राजस्व अपना होगा, मालिकाना अपना होगा। हुआ गया, इसने मराठा पेशवा रघु जी के साथ संधि किया।
संधि के पश्चात इसने उत्तरी सरकार का क्षेत्र मराठा को दे दिया। प्रतिवर्ष मराठा पेशवा को 12 लाख प्रतिवर्ष क्या कर रहा हूँ, इसने मराठा पेशवा रघु जी के साथ संधि कर लिया। ओके। संधि के पश्चात इसने उत्तरी सरकार मतलब उड़ीसा उत्तरी सरकार मतलब उड़ीसा से रिलेटेड सारा, उड़ीसा का क्षेत्र मराठा को दे दिया। प्रतिवर्ष मराठा पेशवा को 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना जारी रखा। अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों की